मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज के बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जैसे कि जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिब्ज नामक स्थान नगर के वकील हेनरिक मार्क्स के घर कार्ल मार्क्स का जन्म यानी यहूदी थे 5 मई 1818 को हुआ। उसका पूरा परिवार यहूदी था। कार्ल का दादा और ताऊ यहूदियों के पुरोहित थे। उनकी मां हॉलैंड के उस पर्स वर्ग परिवार से थी जिसके यहाँ भी यहूदियों की पुरोहित का काम होता रहता था। इतना होते हुए भी मार्क्स के परिवार में धार्मिक कट्टरता कतई नहीं थी। मार्क्स के 3 भाई और 4 बहनें थी। मार्क्स मॉरिस डेविड की जल्दी ही मृत्यु हो गई। उसके भाई थे मॉरिस डेविड की जल्दी मृत्यु हुई। इस कारण काल ही उस परिवार में सबसे बड़ा रह गए थे। मार्क्स के पिता हेनरिक को यहूदी की परंपरागत सूदखोरी और लालची प्रवृत्ति से नफरत थी। इसके अलावा उन पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणादायक विचारक रूसो वाल्टेर क्रांतिकारी विचारों का भरपूर असर था। उनके विचारों में जबरदस्त परिवर्तन आया। वे यहूदी से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गए। इससे उन्हें पर्सा में वकालत करने की सुविधा मिल गई। पर्सा में वैसे भी यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन पर कई तरह के प्रतिबंध थे। ईसाई हो जाने से प्रतिबंध छुटकारा मिल गया। मार्क्स को अपने बचपन में एक बहुत ही प्रेरक, उत्साहवर्धक और ममता पूर्ण संपन्नता का वातावरण मिला था। घर की माली हालत यानी कमज़ोर हालत चूँकि काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कार्ल्स को पर्याप्त लाड प्यार के साथ सारी सुख सुविधाएं मिल गई थी। यानी काल की पढ़ाई की शुरुआती त्रियर नगर से हुई थी। पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी जल्दी ही पैदा हो गई थी और बचपन में ही वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगाते थे। पढ़ने की यही आदत आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया। 1830 से 1835 तक कार्ल मार्क्स की शिक्षा त्रियर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। वहीं अध्ययन करते हुए अपनी आखिरी परीक्षा के लिए वह प्रसिद्ध निबंध व्यवसाय के चयन पर एक नवयुवक के विचार लिखा था, जो उसके सोच, प्रतिभा और भावी आस्थाओं का संकेत देता है। इस निबंध में उनके विचारों का नया ताजगी का पता चलता है। इस निबंध में उन्होंने लिखा था कि अगर ऐसे व्यवसाय का चयन किया जाए जिसके जरिए मानव जाति का व्यापक हित भी किया जा सकता हो, तो व्यवसाय का बोझ तब अनुभव नहीं होता। उसके जरिए जो सुख मिलता है वह निजी किस्म का नहीं होता, बल्कि वह करोड़ों से जुड़ा होता है। इस तरह निबंध काल के भीतर उथल पुथल का अंदाज देता है। यही रचना है कि तरुण मार्क्स की असाधारण बुद्धि और उच्च नैतिक गुणों को परिचय देती है। अपने जीवन का पथ के चयन में वह अमन्यता, थोती, महत्वाकांक्षा और पद लालुपता के अस्वीकार करते हैं। सामाजिक कर्तव्य की चेतना रखते हुए वह मानव जाति की सेवा को अपना जीवन का ध्येय मानते हैं। 1835 में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद कार्ल ने उच्च शिक्षा के लिए बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। कार्ल मार्क्स के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। बॉन में कानून अध्ययन किया। इसके अलावा दूसरा विषय अर्थशास्त्र था, किंतु कानून के अध्ययन में रुचि नहीं थी। कार्ल वकील बनना नहीं चाहते थे। पढ़ाई के दौरान ही अपने अतिरिक्त समय में वे दूसरे विषयों की किताबें पढ़ते थे। इस दौरान कार्ल की जेनी से सगाई हो गई। जेनी एक सम्राट प्रांत की संतान, कार्ल की बड़ी बहन सोफी की सहेली और कार्ल की सहपाठी और मित्र की बहन थी। वैसे जेनी कार्ल से करीब 4 साल बड़ी थी। उसके तमाम रिश्तेदार इस रिश्ते को एक तरह से बेमिसाल रिश्ता मान रहे थे। कार्ल के पिता भी इस रिश्ते के विरोधी थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। कार्ल मार्क्स पर पाबंदी लगा दी गई कि वे फिलहाल अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं और पूरी पढ़ाई करने के तक जेनी से मेलजोल नहीं रखें। अड़ंगे डालने का काम तब और बढ़ गया जब मार्क्स के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते बंद हो गए। उन्हें सरकार ने अपना दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया। मार्क्स की जीवनी लेखिका स्टेफानिया लिखती है कि बर्लिन जाने से पहले 1836 की गर्मियों में मार्क्स की जेनी से मगनी हुई, किंतु भाग्य की विडंबना यह थी कि न वह और न ही उसके मंगेतर किसी को अपनी इस खुशी के बारे में बता सकते थे। ऊंचे घराने की जेनी के रिश्तेदार इस बात का विरोध कर रहे थे कि एक अभिजात वर्गीय युवती का, जो अत्यंत रूपवती भी थी, एक ऐसे युवक से, साधारण विद्यार्थी से विवाह हो जो उसे ना तो ऊंची उपाधियां ना ही धन दौलत दिला सकेगा। जेनी की बौद्धिक गुस्सागरता और स्वभावगत उदारता और चारित्रिक श्रेष्ठता ही उन्हें मार्क्स के करीब लाए। वो अपने इन्हीं गुणों के बदौलत जेनी ने मार्क्स को अपना जीवन साथी चुना। पूरे 7 वर्ष तक उनके विवाह के मार्ग में खड़ी रही और अनेक बाधाओं को वह लांग सकी और अपनी गहरी प्रेम भावना अक्षुण्ण बनाए रख सकी। साल भर बॉन में पढ़ने के बाद कार्ल अपनी अगली पढ़ाई के लिए बर्लिन पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने को जान से ही
जान से पढ़ाई में लगा दिया। वे विश्वविद्यालय में दर्शन और इतिहास पर आयोजित व्याख्यानों का लाभ उठा ही रहे थे कि साथ ही साथ अब कला और साहित्य का अध्ययन भी कर रहे थे। बीच बीच में समय निकाल कर अंग्रेजी और इटालियन भाषा सीखने का काम भी जारी था। प्रत्येक पढ़ी हुई पुस्तक का सारांश और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण लिखने वे बिल्कुल नहीं भूलते थे। अध्ययन का यह उनका खास तरीका था कि जो उन्होंने आखिर तक जारी रखा। इसी दौरान उन्होंने अपने आप को एक कवि के रूप में भी आजमाया, यानी लेकिन शीघ्र ही यह महसूस किया कि असली क्षेत्र कविता नहीं अपितु विश्लेषणात्मक मौलिक लेखन है। चिंतन और अध्ययन की जो भूख उसमें जगी उसने उन्हें अंततः हिगल तक पहुंचा दिया। वर्षा में उन्हें उन दिनों हिगल के विचारों का काफ़ी दबदबा था। इन विचारों का सरकारी संरक्षण भी प्राप्त था। हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में अचानक कार्ल मार्क्स की एक ऐसी चाबी मिल गई जिसका सफल इस्तेमाल कर वे इतिहास अंधेरे तय खाने की खोल सके और दर्शन की पूरी इमारत खड़ी कर सके। मई 1838 में गंभीर बीमारी से कार्ल मार्क्स के पिता का निधन हो गया, जो उनके लिए एक वज्रपात था, लेकिन मार्क्स ने अपने अध्ययन यात्रा जारी रखी। उस काल में मार्क्स के अध्ययन का प्रमुख विषय प्राचीन यूनानी रोमन दर्शन था। डॉक्टरेट के अपने शोध प्रबंध के लिए उन्होंने जो विषय चुना था वो डेमोक्रेटिक्स एंड एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शनों में भेद। अपने इससे वैज्ञानिक कृतिक में मार्क्स का दृष्टिकोण अभी प्रत्ययवादी ही था, किंतु अब अपने विचारों में वह हिगल का प्रभाव अधिक स्वतंत्र थे। जहां हिगल का भौतिकवादी एपिक्यूरियस के प्रतिरूप नकारात्मक था, वहीं मार्क्स धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ज्ञान प्रसारक के संघर्ष का विरुद्ध थे। यानी मार्क्स इस बात का पूर्वाभास था कि वह प्रशा की राजधानी के विश्वविद्यालय में उनके शोध प्रबंध का वस्तुगत वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इससे येन विश्वविद्यालय में भेजा। अप्रैल 1841 में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। मार्क्स अपना जीवन वैज्ञानिक कार्य में लगाना तथा बॉन विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन यह देखकर कि प्रशा सरकार प्रतिगामी नीतियों पर चलते हुए विश्वविद्यालय में से प्रगतिशील प्राध्यापकों को निकाल रही है, मार्क्स के इस विश्वास की पुष्टि होगी कि प्रशा के विश्वविद्यालय में अग्रणी वैज्ञानिक चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं है। विश्वविद्यालय की व्याख्यान पट्टिका नहीं बल्कि समाचार पत्र वह मंच बना जिसके उपयोग मार्क्स ने जर्मनी के प्रतिगामी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया। 1842 में बसंत में उन्होंने नैन्सिक राइन समाचार पत्र में नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। मार्क्स का लेखन पाठक खास असर होने लगा और अखबार को अपने एक अलग पहचान बनाने लगा। 1842 में ही उन्हें इस अखबार का संपादक बना दिया गया। इसी बीच उन्होंने अखबार में कुछ ऐसी सामग्री भी छापी जिससे प्रशा सरकार की नींद हराम हो गई। प्रशा सरकार अखबार पर अपना सेंसर खड़ा कर दिया और जनवरी 1843 को उसे बंद कर दिया। 1843 जून 1843 में जेनी से उनका विवाह हो गया। इन्हीं दिनों उन्हें पेरिस से अर्नोल्ड रुगे का प्रस्ताव मिला कि वे पेरिस से निकल जाने वाले जर्मन फ्रांस वार्षिकी का संपादक कार्य स्वीकार करें। मार्क्स ने इस आकर्षक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और जेडी के साथ पेरिस पहुंच गए। पेरिस में उन दिनों काफ़ी मजदूर हलचल चलने हो रही थी और कई गुप्त संगठन काम कर रहे थे। मार्क्स का भी इन संगठनों के साथ संबंध कायम हुआ, जिससे उससे वक्त के उन अनेक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजवादी से परिचय हुआ। यानी महान जर्मन कवि ड्रेनिक हाइके के साथ उनका मित्रता का नाता हुआ। पेरिस में मार्क्स रूसी राजनीतिक मिखाइल बुकेनिनी, वेसिली बोटकिन इत्यादि से भी मिले। जर्मन फ्रांस वार्षिकी पत्रिका का पहला अंक ही उनका आखिरी अंक सिद्ध हुआ। प्रशा सरकार ने उसे जब्त करने का आदेश दिया और संपादक को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 1844 में फ्रांस से मार्क्स का परिचय जर्मन फ्रांस वार्षिकी में लेख लिखने वाले जर्मनवासी मैनचेस्टर के व्यापार करने वाले फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। यह परिचय शीघ्र ही घनिष्ठता मित्र में परिणत हो गया। दोनों के बीच इतनी जबरदस्त वैचारिक सहमति पैदा हो गई कि आगे चलकर सर्वहारा वर्ग का पक्षकार एक पूरा दर्शन खड़ा हो गया। स्टेपानेनोव के शब्दों में, पेरिस में मार्क्स और एंगल्स के ऐतिहासिक भेंट के साथ उसकी अनुपम मैत्री का उन दो युग पुरुषों के सहबंध का सूत्रपात हुआ जिन्होंने मजदूर वर्ग को विज्ञान सम्मत क्रांतिकारी सिद्धांत में लैस किया और सर्वहारा पार्टी की रणनीति की कार्यनीति की नींव रखी। यानी पेरिस में जर्मन भाषा में निकलने वाले समाचार पत्र आगे बढ़ो पर मार्क्स का ज़्यादा ध्यान देने लगे। यानी बेल्जियम की राजधानी, मार्क्स को विवश होकर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में शरण लेनी पड़ी। इस समय फ्रांस की सरकार ने भी उस पर दबाव डाला था, इसलिए 1815 में पेरिस से निकलवा दिया मार्क्स को। और
जर्मन विचारधारा लिखी गई और 1846 में उन्होंने द्विखंड अलग अलग लिखा और सिलसिला चलता रहा इसका, कार्ल मार्क्स का। यानी इस प्रकार से कम्युनिस्ट संवाद समिति की स्थापना हुई 1846 में। दर्शन की दरिद्रता के बारे में भी लिखा इन्होंने। इसी प्रकार कम्युनिज्म का होवा नामक एक अपने लिखा 1848 में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लिखा था। और इसी प्रकार से 26 अगस्त 1949 को जेनी व बच्चों को पेरिस में छोड़कर वे अकेले ही लंदन पहुंचे थे और कैपिटल नामक ग्रंथ का सामग्री जुटाया करते थे। और इसी प्रकार से जेनी ने लिखा है कि एक बार जब मार्क्स घर पर नहीं थे तो मकान मालिकिन आ धमकी और तुरंत ही किराया अदा करने की मांग करने लगी। वैसे तो वे थे नहीं, 102 अदालती परिंदे आए और मेरी छोटी सी गृहस्थी की फहरिस्त बनाने लगे। चारपाया, बिस्तर, कपड़े, हर चीज़ को फहरिस्त में दर्ज कर लिया। मेरे नन्हे मुन्ने को पालने और बच्चियों के सबसे अच्छे खिलौने तक बच्चियां आंसू बहाती रही पास खड़ी थी। यानी ये एक बहुत स्थिति खराब थी उस समय उनकी। इसी प्रकार से इन्होंने अपने मूल कथन लिखी। 14 मार्च 1843 को उनका निधन हो गया। यानी कि बुढ़ापा, बीमारी, आर्थिक अभाव में मार्क्स के जिस्म को तोड़ दिया। उनके फेफड़े में फोड़े हो गए, दवाओं को शरीर का असर होना बंद हो गया। 14 मार्च 1883 को उनका निधन हो गया। यानी इन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी, द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैनस्क्रिप्ट्स लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस लिखा, क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिखी, वैल्यू प्राइस प्रॉफिट लिखी, कैपिटल के 3 भाग लिखे, जो 2 भाग उनकी मृत्यु के पश्चात छपे थे। द सिविल वार इन फ्रांस लिखा और गोथा प्रोग्राम लिखा। यानी कि द होली फैमिली और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी महत्वपूर्ण थी। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक एपिक्यूरस की प्राकृतिक दर्शनों में भेद भी इनका एक अलग से पुस्तक थी। यानी कि हमें कह सकते हैं जर्मन शब्द को उसका संपादक बनाया गया। इनको 1883 में जो ध्यासन हुआ तो इनके संदर्भ में पूरा विश्व सब स्तब्ध रहा। 1883 यानी 1864 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समुदाय का गठन किया। 1883 में जैसे मार्क्स की मृत्यु हो गई। गोथा प्रोग्राम और शांति प्रगति क्रांति का भी अध्ययन किया।